जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, क्वाड का पहला हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग के बाद चाइना के अंदर क्वाड को लेके एक तरीके से तिलमिलाहट मचा हुआ है। चाइनीज मीडिया जहां पे एक तरफ क्वाड को एक असफल ग्रुप बता रहा है, तो वहीं पे आए दिन चाइनीज मीडिया में सिर्फ क्वाड को लेके ही चर्चा हो रहा है। और दोस्तों, इस बीच में चाइना का तिलमिलाहट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि साउथ चाइना सी के रीजन में चाइना अपने हरकतों को काफी गुना बढ़ा चुका है। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से अपने फाइटर और बॉम्बर एयरक्राफ्टों को ताइवान के एयर डिफेंस जोन के अंदर फिर से एक बार प्रवेश कराया गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में टेंशन फिर से बढ़ गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को चाइना की तरफ से किया गया इस हिमाकत के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में रशिया की तरफ से नॉर्थ पोल में फ्लाई किया गया अपना MiG-31 एयरक्राफ्ट और उसके पूरा मिशन के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 20 के आसपास चाइनीज फाइटर और बॉम्बर एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर फ्राइडे के दिन एंटर किया। और दोस्तों, ये घटना ताइवान और अमेरिका के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक अकॉर्ड के ऊपर हस्ताक्षर होने के सिर्फ एक दिन के बाद हुआ। तो दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से जिन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया था, उनमें 10 J-16 मल्टी रोल फाइटर, 2 J-10 मल्टी रोल फाइटर, 4 H-6K बॉम्बर, 2 Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरप्लेन, एक KJ-500 एयर-वन अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट और एक Y-8 टैक्टिकल रिकॉनेशन एयरक्राफ्ट था। इवन इसके बारे में ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की तरफ से भी जानकारी दिया गया। दोस्तों, घटना की जानकारी देते हुए ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की तरफ से एक चार्ट भी पब्लिक किया गया है, जिसके तहत पता चल रहा है कि चाइनीज एयरफोर्स के Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेन और HK-6 बॉम्बर ताइवान के दक्षिणी हिस्से के एयर स्पेस के अंदर एक हाफ सर्किल लेते हुए प्रवेश किया था, जबकि बाकी के बचे एयरक्राफ्ट ताइवान कंट्रोल्ड डोंगशे आइलैंड और मेनलैंड ताइवान के एयर स्पेस के अंदर ऑपरेट हो रहा था। दोस्तों, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि चाइना के एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस के अंदर एंटर किया था, लेकिन ये एक ऐसा जोन है जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्टों के द्वारा निगरानी के अंतर्गत रहता है, ताकि इस जोन के अंदर कोई भी एयरक्राफ्ट अगर बिना परमिशन का एंटर होता है तो तुरंत एयरवेज को अलर्ट किया जा सके। इवन इस जोन के अंदर एंटर करने से पहले हॉस्टाइल एयरक्राफ्टों को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन इंटरनेशनल ऐसा कोई नियम नहीं होने की वजह से चाइना इसका फायदा उठाते हुए आए दिन ताइवान के इस एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर अपना हस्तक्षेप करता रहता है। चाइना की तरफ से किया गया यह हरकत यह भी दर्शाता है कि ताइवान और अमेरिका के बीच में हाल ही में मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेके जो अकॉर्ड के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, इसे लेके चाइना कितना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। इवन दोस्तों, इससे पहले इस तरीके का बड़ा घुसपैठ का कोशिश चाइना के तरफ से 19 फरवरी के दिन किया गया था, जब 9 चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर एंटर किया था। और दोस्तों, चाइना का ये रिएक्शन भी तब अमेरिका और ताइवान के बीच में हुए कुछ डेवलपमेंटों के खिलाफ आया था। और दोस्तों, उस समय 2 अमेरिकी संसदों ने चाइना को ताइवान के ऊपर बल प्रयोग करने से रोकने के लिए अमेरिका के सेनेट और सदन में एक बिल को प्रस्तुत किया गया था, जबकि 19 फरवरी के बाद 20 फरवरी के दिन भी चाइना के द्वारा अपने तिलमिलाहट को दिखाया गया और करीबन 11 एयरक्राफ्ट इस बार भी आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर एंटर कराने का कोशिश किया गया था। दोस्तों, चाइना की तरफ से दुनिया को कई बार धमकी दिया जा चुका है कि अगर ताइवान को आजादी दिया जाता है तो ये चाइना द्वारा लड़ाई छेड़ने का कारण हो सकता है। मतलब चाइना बलपूर्वक ताइवान को हथियाने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपना रहा है, लेकिन अब तक चाइना को इसमें सफलता नहीं मिला। इवन अमेरिका और डेमोक्रेटिक देशों के अलायंस ताइवान के पक्ष में है और चाइना इसी डर से अब तक अपने सैन्य कार्रवाई को करने में विफल रहा। इवन क्वाड के गठन के बाद चाइना के तिलमिलाहट इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि क्वाड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेटिक देशों का है और ये चाइना के इलीगल कब्जे के सपने को चूर चूर कर सकता है। इवन डेमोक्रेसी से ऐसे ही चाइना का तिलमिलाहट बढ़ता रहता है, जबकि दूसरी तरफ ये खाली डेमोक्रेसी का अलायंस नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े पावरों का भी अलायंस है, जिनमें इकोनॉमी से लेके मिलिट्री और डिप्लोमेसी से लेके टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में इन देशों का बढ़ोतरी है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि क्वाड के गठन के बाद चाइना के मीडिया में कई बार क्वाड को लेके कई तरीके का बयान दिया गया और बार बार ये दर्शाने का प्रयास किया गया कि क्वाड एक विफल ऑर्गेनाइजेशन है और ये सफल नहीं हो सकता, जबकि दूसरी तरफ चाइना के इन बयानों से ये भी साबित हो रहा है कि चाइना क्वाड से कितना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। इवन दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के इन सभी रिपोर्टों के आखिर में एक ही चीज दर्शाया जाता है और वो है कि क्वाड का गठन अमेरिका द्वारा चाइना को घेरने के लिए और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए है। पर दोस्तों, ये खाली घेराव या इन्फ्लुएंस को कम करना नहीं है, बल्कि रूल ऑफ लॉ को बहाल करना और इलीगल कब्जा या फिर मिलिट्री दबदबा दिखाते हुए छोटे छोटे देशों को धमकाने के विरुद्ध में बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, चाइना के एयरफोर्स के इलीगल हरकतों के बाद चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से रशिया द्वारा अपने MiG-31 एयरक्राफ्टों को पहली बार नॉर्थ पोल के ऊपर फ्लाई किया गया और इसके पीछे रशिया का असल मकसद है क्या और रशिया इससे
उससे क्या सफलता हासिल कर सकेगा। तो दोस्तों रशियन नेवी के 2 MiG-31 फॉक्सहाउंड सुपरसोनिक हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट हाल ही में सक्सेसफुली नॉर्थ पोल के ऊपर फ्लाई किया और ये रशियन नेवी के लिए एक बहुत ही बड़ा या महत्वपूर्ण घटना है। दोस्तों ये घटना इतना महत्वपूर्ण है कि रशियन नेवी के कमांडर इन चीफ निकोलाई येवमिनोव की तरफ से रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इसका जानकारी दिया गया। येवमिनोव के बयान के मुताबिक आर्कटिक एक्सपेडिशन के फ्रेमवर्क के अंतर्गत पहली बार रशियन नेवी के MiG-31 एयरक्राफ्टों के द्वारा नॉर्थ पोल के ऊपर से ओवरफ्लाई किया गया और खाली ओवरफ्लाई नहीं बल्कि मिड एयर में एयरक्राफ्टों को रिफ्यूल भी किया गया था। दोस्तों ये जो आर्कटिक एक्सपेडिशन के बात कहा गया है यह असल में रशियन नेवी की तरफ से पिछले साल दिसंबर महीने में ही गठन किया गया था और तब रशियन पैसिफिक फ्लीट के कमांडर एडमिरल सर्गे एविकेंस की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया था कि एक्सपेडिशन के तहत MiG-21 एयरक्राफ्टों के एक ग्रुप को गठन किया गया है जो आर्कटिक एरिया में एक्टिव कॉम्बैट ड्यूटी को अंजाम देगा। दोस्तों MiG-31 फॉक्सहाउंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों को सोवियत जमाने में ही डिजाइन और डेवलप किया गया था और ये एयरक्राफ्ट असल में MiG-25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्टों से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट एयरक्राफ्टों का भी दर्जा मिला हुआ है और ये हाई ऑल्टीट्यूड में करीबन मार्क 2.8 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है जबकि इसका क्रूजर स्पीड करीबन मार्क 2.3 है। एयरक्राफ्टों के डिजाइन के ऊपर 1975 में काम शुरू किया गया था जबकि इसे 1981 में सोवियत एयरफोर्स में शामिल किया गया जबकि तब से लेके अब तक एयरक्राफ्टों में कई सारा अपग्रेडेशन किया गया है और एयरक्राफ्टों में कई सारे नए हथियारों को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉक्सहाउंड एयरक्राफ्टों के द्वारा रशिया अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ऑपरेट करता है और इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करने वाले बॉम्बरों को इंटरसेप्ट और उसे मार गिराने के लिए ही किया जाता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को देखते हुए इसका इस्तेमाल खाली रशियन एयरफोर्स नहीं बल्कि रशियन नेवी के द्वारा भी किया जाता है जबकि एयरक्राफ्टों का महत्व इतना ज्यादा है कि रशियन बेड़े में इस्तेमाल होने वाले अन्य एयरक्राफ्टों के जगह में MiG-31 का ही चुनाव किया गया आर्कटिक के ऊपर फ्लाई करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे सवाल अब ये भी उठता है कि आर्कटिक के ऊपर रशिया का ऐसा क्या मकसद है जो इतने ठंड भरे एरिया में भी रशिया अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों इसका असल रीजन है रशिया के इन्फ्लुएंस को पहले के जैसे मजबूत बनाना जबकि दूसरा रीजन है इस एरिया में माना जाता है कि आर्कटिक रीजन में दुनिया के एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है और इस तरीके के ऑयल रिजर्व के ऊपर रशिया की इकोनॉमी भी काफी हद तक डिपेंडेंट है और रशियन मिलिट्री द्वारा ऐसे एक्सरसाइजों को करके ये दर्शाया जाता है कि इस रीजन के ऊपर अभी भी रशिया का उतना ही पकड़ है जबकि इसके अलावा रशिया इस तरीके के एक्सरसाइज के द्वारा अपने इन्फ्लुएंस को भी दुनिया के अन्य देशों के अंदर फैला रहा है जबकि रशिया अपने पुराने रुतबे को भी वापस लाने का प्रयास कर रहा है। जबकि तीसरे तरफ माना यह भी जा रहा है कि ऐसे एक्सरसाइजों के द्वारा रशिया ये भी दर्शा रहा है कि दुनिया जो सोच नहीं सकता रशिया वो करके दिखा सकता है। इवन दोस्तों आर्कटिक रीजन को लेके ये भी खबर है कि चाइना भी अपने इन्फ्लुएंस को आर्कटिक रीजन की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और चाइना की तरफ से भी कुछ आइस ब्रेकर जहाजों का निर्माण किया गया है और चाइना भी दिन ब दिन उस तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है। ऐसे मौके में रशियन नेवी के एयरक्राफ्टों को इस एरिया में ऑपरेट कराने का ये भी मकसद हो सकता है कि रशिया पूरा दुनिया को ये दर्शा रहा है कि इस एरिया में एकमात्र रशिया का ही दबदबा है और कोई भी देश यहाँ पे आने से पहले 100 बार सोच ले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।